नमस्ते दोस्तों। वी लव बुक्स एंड मूवीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा मंच है जहां हम किताबों और फिल्मों की सिर्फ ऊपरी कहानी नहीं देखते, बल्कि उनके भीतर छिपे मनोविज्ञान, उनके गहरे दर्शन, प्रतीकात्मक और उनके सांस्कृतिक प्रभाव को खंगालते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सिडनी ल्यूमेट की 1957 की एक ऐसी सिनेमाई मास्टरपीस के रहस्यों में गोता लगाने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, 12 एंग्री मैन। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं, क्योंकि सच मानिए ये सिर्फ एक आम कोर्टरूम ड्रामा बिल्कुल नहीं है। ये मानव स्वभाव, हमारे पूर्वाग्रहों और न्याय की पूरी प्रक्रिया का एक अभूतपूर्व अध्ययन है। जरा कल्पना कीजिए, 1957 का एक बंद जूरी रूम, भयंकर उमस, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं और पसीने से तरबतर 12 लोग। बाहर की वो चिलचिलाती गर्मी कमरे के अंदर के तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। उनमें से 11 लोग पूरी तरह से निश्चित हैं कि एक 18 साल का लड़का अपने पिता की हत्या का दोषी है। वे बस जल्द से जल्द इस मामले को रफा दफा करके अपने अपने घर जाना चाहते हैं। वे उस लड़के की मौत की सजा पर मुहर लगाने ही वाले हैं कि तभी एक इंसान मौत की उस तेज रफ्तार मशीनरी को कुछ पल के लिए रोक देता है। वो कोई आक्रामक बहस नहीं करता, वो बस कुछ सवाल पूछता है, एक शांतिपूर्ण बातचीत शुरू करने के इरादे से। अब ये सिर्फ एक कमरे की बात नहीं है। ये घटना हमें समाज की उस बहुत बड़ी तस्वीर की ओर ले जाती है जो असल में इस कहानी का मुख्य विषय है। ये फिल्म मैकार्थी युग के अमेरिका में फैले पूर्वाग्रहों, वर्ग संघर्षों और उस बेहद खतरनाक भ्रम को बेनकाब करती है जो आज भी प्रासंगिक है। वो भ्रम ये है कि अगर बहुमत किसी बात पर तेजी से और एकजुट होकर सहमत है तो हम मान लेते हैं कि वही परम सत्य है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जो ज्यादातर लोग कह रहे हैं वही सही होगा, लेकिन ये डेलिबरेशन उस पूरी विचारधारा को जड़ से हिलाकर रख देती है। और यहीं पर हमारी न्याय प्रणाली का सबसे बड़ा और सबसे अहम हथियार सामने आता है, उचित संदेह यानी रीजनेबल डाउट। ये कोई तकनीकी शब्द भर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी निर्दोष को सजा मिलने की जो दर है उसे बिल्कुल शून्य के करीब लाया जा सके। ये प्रणाली हमें उन जल्दबाजी और पूर्वाग्रह से भरे फैसलों से बचाती है जो अक्सर भीड़ की मानसिकता या गुस्से से उपजते हैं। लेकिन शुरुआत में देखिए क्या होता है। लगभग सभी जूरर ग्रुप थिंक या कहें कि समय से पहले निष्कर्ष निकालने के जाल में फंस जाते हैं। 11 बनाम 1 की स्थिति में अभियोजन पक्ष के वकील ने एक बहुत ही जज्बाती और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी गढ़ी थी। उसने उस स्लम बस्ती के लड़के को एक खून के प्यासे अपराधी की तरह पेश किया, और ये जूरर्स ये तथ्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के बजाय उस भावनात्मक नैरेटिव में पूरी तरह से बह गए। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात देखिए, इंसानी दिमाग काम कैसे करता है। ये कहानी केवल कानून के पन्नों तक सीमित नहीं है, ये पूरी तरह से मानव मनोविज्ञान के बारे में है। पसीने से तरबतर उस कमरे में जो चीज पहले पूरी तरह से तय और अकाट्य लग रही थी, वो विरोध के एक छोटे से अकेले कदम से कैसे बिखरने लगती है, ये वाकई एक अद्भुत अनुभव है। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे अल्पसंख्यक प्रभाव या माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस कहते हैं। हेनरी फोंडा का किरदार ज्यूरर 8 यहाँ बहुत ही सौम्य तरीका अपनाता है, एक सॉफ्ट सेल। वो किसी पर हावी होने या अपनी बात थोपने की कोशिश नहीं करता। वो न तो अड़ियल है और न ही आक्रामक। इसके बजाय वो लगातार खुला रवैया अपनाता है। इसका नतीजा ये होता है कि बहुमत को अपने बचाव में उतरने की या पलटवार करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। वो बस उन्हें रुककर सोचने की जगह देता है। ये पूरी बहस दरअसल भावना और तर्क के बीच का एक शानदार और शाश्वत युद्ध है। एक तरफ हमारे पास ज्यूरर 3 है, जिसे ली जे कॉब ने बेहतरीन तरीके से निभाया है। वो अपनी निजी कड़वाहट और भावनात्मक पूर्वाग्रहों से इतना भरा हुआ है कि बात बात पर हिंसा और चीख पुकार पर उतर आता है। और दूसरी तरफ है ज्यूरर 8, जो बिल्कुल शांत रहकर धैर्य के साथ और पूरी तरह से तर्कसंगत ढंग से एक एक सबूत की चीर फाड़ करता है। ये टकराव सिर्फ 2 इंसानों का नहीं है, ये इस बात का है कि कैसे तर्क अंततः उग्र भावनाओं पर हावी हो सकता है। और इस पूरी मनोवैज्ञानिक खींचतान को सिनेमा के पर्दे पर कैसे उतारा गया। एक ही कमरे में 96 मिनट तक लगातार चलती इस कहानी में वो सिनेमाई रोमांच कैसे पैदा किया गया।
सिडनी ल्यूमेट, जो अपने बेमिसाल निर्देशन के लिए जाने जाते हैं, और उनके सिनेमैटोग्राफर बोरिस कॉफमन ने उस छोटे से कमरे को एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर कुकर में बदल दिया। उन्होंने जो किया वो वास्तव में सिनेमाई तकनीक का एक मास्टर क्लास है। इस घुटन को महसूस करवाने के लिए सिडनी लूमेट ने जो तकनीक इस्तेमाल की उसे हम लेंस प्लॉट कह सकते हैं। जरा ध्यान दें कि कैसे कैमरा शुरुआत में 28 mm के वाइड लेंस का उपयोग करता है और शॉट को ऊपर से लेता है। ऐसा लगता है जैसे हम दर्शक एक सुरक्षित दूरी से सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ज्यूरर्स के बीच तनाव बढ़ता है, कैमरे का लेंस 100 mm तक पहुंच जाता है और कैमरा नीचे से ऊपर की ओर देखने लगता है। इससे कमरे की गहराई अचानक कम हो जाती है, दीवारें किरदारों के करीब आने लगती हैं और बैठे बैठे हमें भी वो घुटन महसूस होने लगती है। और जैसे जैसे मिनट बीतते हैं, तनाव का ये विकास एक घुटन भरी यात्रा बन जाता है। इस 96 मिनट की कहानी में बाहर का मौसम भी एक जिंदा किरदार की तरह काम करता है। जैसे जैसे अंदर बहस गरमाती है, बाहर आसमान में काले बादल छाने लगते हैं, कमरे की रोशनी कम हो जाती है और एक भयंकर तूफान आता है। वो कमरा और वो मौसम दोनों ही ज्यूरर्स के अंदर चल रहे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तूफान का एक बेहद सटीक और जीवंत दर्पण बन जाते हैं। इस भयंकर सिनेमाई और मनोवैज्ञानिक तनाव से गुजरते हुए हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सच से टकराते हैं। अभियोजन पक्ष का जो केस कुछ ही देर पहले पानी की तरह साफ और अचूक लग रहा था, वो अब पूरी तरह से चरमरा गया है। ये पल हमें बहुत जोर से याद दिलाता है कि जिस न्याय व्यवस्था पर हम अपनी जिंदगी का इतना भरोसा टिकाए बैठे हैं, वो कितनी नाजुक है और कितनी आसानी से हमारे अपने पूर्वाग्रहों की भेंट चढ़ सकती है। याद है ना वो सबूत जो शुरुआत में बिल्कुल अकाट्य लग रहे थे, जैसे कि उस लंगड़े बूढ़े आदमी की वो असंभव गवाही, वो कथित अनोखा चाकू जो असल में आसपास हर जगह बिकता था, ट्रेन के उस बहरे कर देने वाले शोर के बीच सुनी गई धमकियां और बिना चश्मे वाली उस महिला की गवाही, ये सभी मजबूत दिखने वाले सबूत एक एक करके उचित संदेह के साए में भरभरा कर ढह जाते हैं। ज्यूरर्स अंततः उस मनगढ़ंत कहानी से बाहर आ पाते हैं जिसे उन्होंने सच मान लिया था, और शायद पहली बार वे निष्पक्ष सत्य को पहचान पाते हैं। ज्यूरी का ये सिस्टम किसी हवाई जहाज के रहस्यमयी ब्लैक बॉक्स की तरह है। ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ये फिल्म हमें उस गोपनीय कमरे के बिल्कुल बीचों बीच ले जाती है, जहां मानवीय गलतियों, हमारे गहरे छिपे पूर्वाग्रहों और हमारी तर्क शक्ति के बीच एक बेहद अस्त व्यस्त टकराव होता है। और सोचिए, यही वो टकराव है जो अंततः किसी की जिंदगी या मौत का फैसला करता है। ये वाकई एक डरावना लेकिन बेहद जरूरी विचार है। और अंत में ये कहानी हमें एक झकझोर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम ये देखने के लिए आखिर कहाँ देखते हैं कि कोई इंसान हत्यारा है या नहीं। क्या हम सचमुच तथ्यों को टटोलते हैं, या हम अनजाने में सिर्फ अपनी भावनाओं, अपने डर और अपने पूर्वाग्रहों को ही सत्य मान बैठते हैं। ये फिल्म हमें खुद के भीतर झांकने का एक आईना देती है। तो दोस्तों, इस गहरे और दिलचस्प सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, वी लव बुक्स एंड मूवीज को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे अगले विश्लेषण में हमें किस किताब या फिल्म की गहराई में उतरना चाहिए। कहानियों के इस शानदार सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहें।